तो देखो भाई, ये है सबमरीन म्यूज़ियम जो मुझे देखना है। अरे कितना बड़ा होता है, उसका स्केल दिखे। मैंने सोचा था उससे बहुत ही बड़ी सबमरीन होती है। आ रहे हैं सबमरीन म्यूज़ियम में। लुक एट द साइज़ ऑफ द एंकर, कितना हैवी होगा वो, पूरी चेन से बंधा है। ये है टॉर्पीडो। टॉर्पीडो क्या होता है? जैसे मिसाइल होती है ना, वैसे पानी में डालने वाला बॉम्ब, इसको टॉर्पीडो बोलता है। वो है बैटरी सेल यूपीजी। ये जो सेल होता है ना, वो डीजल की मदद से चार्ज होता है और उससे ना काफ़ी चीज़ें चल सकती है। जब पानी के अंदर होगा तब तो डीजल का धुआं बाहर नहीं निकाल सकते, तो सबमरीन को ऊपर आना पड़ता है। तो डीजल इंजन चला के अपने पूरे जो भी सेल्स है, ऐसे 4 इस सबमरीन के अंदर, उसको चार्ज कर पाए। तो अभी मैं एंटर करूँगा सबमरीन म्यूज़ियम में। सो एंटर होते ही आपको कुछ ऐसा सेक्शन देखने को मिलेगा। एंड आई डोंट नो इफ इट्स करेक्ट, बट आई गेस दिस इज द engine room. No, this is a torpedo fire control, and this is a tube where they put a torpedo. जो टॉर्पीडो आपको नीचे दिखाई, उसको इसके अंदर डालते हैं, बंद करते हैं, दे फायर इट। ये है टॉर्पीडो का पूरा फुल साइज जो लगाते हैं, जो आपको दिखाया उसके अंदर लगा के फायर करते हैं। एंड सबमरीन जो होती है वो पानी के अंदर रहती है, तो उसमें कंट्रोल, उसके अंदर बहुत से कंट्रोल होता है। आप देख सकते हो कितने स्विचेस, कितने नॉब्स है। ये सब फंक्शन करवाने के लिए बहुत से इंजीनियर चाहिए उनको, engineers and operators. This is another compartment. ये जो कैप्टन होता है, उनकी कैबिन है, is the head of this submarine. और जो आपको नीचे दिखाया था सोनार सेट कैसे ऊपर से डालते हैं टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज़ एट द वाटर, उसको दिखाने के लिए ये पूरा ऑपरेशन का चैम्बर है। तो बहुत साल पहले मैंने ऐसा पढ़ा था कि जो आधा क्रू होता है सबमरीन का, उसको सुलाया जाता है, और उसका रीज़न ये होता है कि सबमरीन के अंदर ऑक्सीजन बहुत ही कम होता है, तो जब लोग सो जाते हैं तो कम ऑक्सीजन यूज़ करते हैं। सो दे हैव दिस स्केड्यूल वेयर एवरीबडी हैज़ टू स्लीप फॉर सर्टेन आवर्स। सो उससे काफ़ी ऑक्सीजन की मात्रा है वो कम हो जाए। ये उनका डाइनिंग रूम है। Another sleeping chamber. More controls, I guess. देखो, इसका भी एक नाम है, मैं भूल गया अभी, पर ये ऊपर जाने का रास्ता है। ये 2 माले की होती है और ऊपर का गेट है जहाँ से लोग अंदर एंटर होते हैं, एग्जिट होते हैं। और एक रूम इसके नीचे भी है, मतलब मल्टीपल स्टोरी बिल्डिंग टाइप डिज़ाइन होता है। इसकी हाइट बहुत ही कम होती है, सो बी केयरफुल व्हेन यू आर वॉकिंग अराउंड। मुझे झुक के चलना पड़ रहा है अभी।
यहाँ से बहुत से valves and knobs to control the pressure and other functions. ओके तो ये जो चीज़ है मुझे नहीं पता था, पर ये फ्रेश एयर प्रोवाइड करती है डीजल इंजन को। गेट की हाइट देखिए, गेट की हाइट देखिए बहुत ही छोटी है, 3 फीट 4 फीट की। ये है कम्युनिकेशन के डिवाइस, टेलीफोन, बहुत ही ओल्ड स्टाइल टेलीफोन है। और उसका कंट्रोलिंग होता होगा, जो भी होता होगा। ये रेडियो ऑपरेटर है जो अलग अलग फ्रीक्वेंसी से कांटेक्ट करने का ट्राई करता है। कॉ स्लीपिंग कंपार्टमेंट, और ये है डाइविंग सूट। आई एम श्योर अभी के ज़माने में बहुत एडवांस हो चुका होगा। दिस इज इवोरेप्टर। यहाँ पे 3 प्रोविजन मतलब खाने का जो सामान रहता है, रेडी टू ईट मील टाइप थिंग्स, वो सब यहाँ पे रहती है। यहाँ पे कुकिंग होती है। ये कूलिंग का वेंट है, अच्छी हवा चल रही है। मुझे लगता है कि शिप में भी वो लोग इसी के लिए यूज़ करते होंगे। हाइट झुक के जाना पड़ेगा। These are engine meters. This is diesel engine. Papa, 6th compartment. ऐसा टॉयलेट होता है सबमरीन के अंदर। इस कंपार्टमेंट 6 है सब पूरा। ये भी बाहर जाने का रास्ता है। पापा वो बहुत पुराना है ना। तो आगे का कंपार्टमेंट है उसको बंद किया गया है। That's it for now. ये साइज है एक सबमरीन की। अब देखिए कितनी बड़ी होती है। इसका वेट कितना सारा होता होगा, वंडर है। इसको बोलते हैं फिन।
ये जो डिवाइस है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टर सोनार सिस्टम। जो सबमरीन होती है उसकी आंखें और कान है ये इससे ही सुन पाते हैं कि क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। तो वैसा था ये सबमरीन म्यूज़ियम। अभी हम जाएंगे और जो बचे हैं वो दोनों म्यूज़ियम अभी जाके विज़िट करेंगे। सबकी टिकट 200 रुपये में आ गई है, तो दैट इज़ अ गुड थिंग। और अभी क्या टाइम हुआ है, टाइम देख लेते हैं। टाइम हुआ है 10:30, तो मेरे ख्याल से 11:30 बजे तक सब देखना हो जाएगा। उसके बाद हम गाड़ी लेके हम निकल पड़ेंगे हमारी अगली जर्नी की ओर। हमने वो म्यूज़ियम देख लिया, एयरक्राफ्ट म्यूज़ियम भी देख लिया। अभी हम जाएंगे हेलीकॉप्टर म्यूज़ियम और उसके बाद सी हैरियर म्यूज़ियम। और विशाखापट्टनम का समुंदर बहुत ही प्यारा है, इट्स ब्यूटीफुल। हु इज़ दिस कूल डूड? ऐसे कटआउट्स लगाया गया है बहुत जगह पे। तो अभी हम जाएंगे UH-3H म्यूज़ियम में। ये मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, मैं खाली बस वॉक थ्रू कर रहा हूँ, आप पढ़ लीजिएगा, आप मुझे इंटरेस्टेड हो। It's about different operations. So ये जो हेलीकॉप्टर है उसको 2007 में USSR ने ख़रीदा है और 2009 से ये हमारी इंडियन नेवी में है। और उसका एक इमेज दिखाया गया है जैसे कि कैसे उन्होंने हेल्प की थी जब रिलीफ ऑपरेशन हुआ था तब। ये है वो हेलीकॉप्टर। मैंने लाइफ में पहली बार रियल हेलीकॉप्टर देखा है। अभी मैंने सुना है कि अहमदाबाद में आप 30 मिनट्स की राइड कर सकते हो और 2-3 हज़ार रुपया दे के। वो मुझे करनी है कभी। Now we are entering into हेलीकॉप्टर। यहाँ कॉकपिट है, यहाँ से पूरा कंट्रोलिंग होता है। पायलट को पायलट बैठता है और पूरा ऊपर तक आप देख सकते हो। किसी ने पूरी पन्नी फाड़ दी है ताकि वीडियो बन सके। ये है इस हेलीकॉप्टर का इंजन। और उसकी पूरी डिटेलिंग यहाँ दी गई है। आई एम श्योर जिसको पढ़ना हो तो ढूंढ के पढ़ ही लेगा। अगर किसी को कुछ मेडिकल कंडीशंस होती है तो उनको इसके अंदर लिटा के हेलीकॉप्टर की वजह से लिफ्ट किया जा सकता है। तो वैसे ही अगर कोई आदमी को एयरलिफ्ट करना है तो आप यहीं से यहाँ बिठा के उसको एयरलिफ्ट करवा सकते हो। और ये होती है बोट, मोस्ट ऑफ यू नो। और जब सी में या कहीं पे होते हैं तो हेल्प के लिए हमें चाहिए।
तो ये था हमारा हेलीकॉप्टर म्यूज़ियम के विज़िट का वीडियो, और अभी हम जाएंगे नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर। अभी हम जाएंगे नेक्स्ट वाले म्यूज़ियम में। सो दिस इज़ कॉल्ड सी हैरियर म्यूज़ियम। समुंदर के किनारे ये चारों म्यूज़ियम हैं। 10 बजे फिर भी बहुत गर्मी हो रही है अभी। इसमें जो भी फ्लाइंग फील्ड की जो बातें हैं, जैसे आदमी लोगों ने कैसे फ्लाइंग चालू किया, उसका जो कंसेप्ट है वहाँ से पूरी स्टोरी बताई गई है। इसमें से ज़्यादातर मुझे चीज़ें पता है, पर मैं सब बोलने जाऊँगा तो बहुत टाइम लगेगा। अगर आपको चाहिए तो मैं एक अलग वीडियो बना दूँगा इसके लिए। जैसे आप देख रहे हुए लोग ऐसा भी कर चुके हैं कि 1-2 पंख बना के अपने ऊपर लगे टावर से जंप किया उन्होंने। फिर पूरा बलून से भी हमने ट्राई किया है। बहुत सी चीज़ें हुई है जैसे हम डेवलप होते रहे, अप टू राइट ब्रदर्स जब उन्होंने पूरा एरोप्लेन बनाया, तब तक की पूरी कहानी इसके अंदर लिखी है। और फिर ये जो एरोप्लेन है या जो भी ये टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही थी, उससे वर्ल्ड वॉर में या तो फिर दुनिया में क्या कुछ फ़ायदा हुआ है और क्या कुछ चेंजेस आए, उसके बारे में पूरी डिटेल दी गई है। अगर आपको ग्रीक माइथोलॉजी पता है तो एक घोड़ा हुआ करता था जिसका नाम था पेगासस। तो पेगासस के ऊपर से ही एक हैरियर जेट इंजन जैसा सोच बनाया गया है। देखो ये नेवी का जो व्हीकल होता है, वेसल सॉरी, वो कुछ ऐसा दिखता है। उसका एरियल व्यू शानदार फोटोग्राफ है। कितने अच्छे से पूरी एयरक्राफ्ट पार्क की गई है, देखिए। और ये एयरक्राफ्ट में बहुत पावर होती है, तो एक शॉर्ट डिस्टेंस में ही, मतलब यहाँ से लेके वहाँ तक में ही वो उड़ जाते हैं। Why it was important to involve and air wing into defense, उसकी पूरी जानकारी दी गई है। इसके बारे में एक आर्टिकल पढ़ा था मैंने। ये जो होता है ना, दिस इज़ फॉर सर्वेलेंस। और अभी तो ये काफ़ी ऑटोमेटेड भी हो गए, जिसमें पायलट नहीं चाहिए, और वो सिर्फ और सिर्फ सोलर एनर्जी से उड़ते रहते हैं। और है ये सी हैरियर। MiG-29, everybody knows this aeroplane more or less। ये तो आपने मूवीज़ में देखी ही होगी। कुछ ऐसी होती है पायलट की सीट, इजेक्शन सीट भी बोलते हैं उसको, कि उसको इजेक्ट कर सकते हो आप। आपको लगे एरोप्लेन अभी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, तो अभी इजेक्ट करके पूरी सीट के साथ जो भी लोकेशन है वहीं पे उतर सकते हो विद द हेल्प ऑफ पैराशूट। मैं आपको दिखा रहा था कि जो वेसल होता है उसके ऊपर एक एयरक्राफ्ट कैसे टेक ऑफ करता है, उसका एक मॉडल दिया गया है। तो उसकी जो पूरी 200 मीटर की लेंथ है, आई गेस, उसको 3 सेक्शन में 2, 1 और 0 वगैरह डिवाइड किया गया है। उसकी टेक्निकल जानकारी होगी, मुझे नहीं पता है, पर मैं इमेजिन कर रहा हूँ ऐसा कुछ होता तो पूरा उसको ऐसे ऊपर उड़ा देता, हवा में उठा देता है। बहुत ही इंफॉर्मेटिव म्यूज़ियम है ये। मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, थोड़ा बहुत नहीं पढ़ा है। देख के बहुत अच्छा लगा। यूरोप में ऐसा, स्कैंडिनेविया में ऐसा हुआ करता था कि वहाँ पे बेबी फीडिंग के रूम होते थे अलग, और अभी इंडिया में भी ये चीज़ चालू हो गई है। सो दैट इज़ गुड टू नो।
दिस इज़ इंजन। पूरी लाइट्स लगा के दिखाने का प्रयत्न किया अंदर क्या होगा, कैसा होगा। और 2012 की टीम। अगर आप इंटरेस्टेड हो कि कौन से पार्ट को क्या बोलते हैं, उसका भी पूरा चार्ट दिया गया है। और हमारे ऊपर है पूरा का पूरा एयरक्राफ्ट। ये ऊपर से अच्छे से दिखेगा, ऊपर से है अभी। और भी टेक्निकल पुर्जे रखे गए हैं, पर ठीक है, मैं इतना डिटेलिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है। जो एयरक्राफ्ट के अंदर जो रडार होता है उसका कुछ डिज़ाइनिंग पार्ट दिखाया है। पता नहीं कैसे काम करता है, पर पूरे उसके पुर्जे जो भी लगा दिए यहाँ पर। बहुत सारी जो एयरक्राफ्ट होती है उसमें ये लोग सीधा ही एयर टू एयर रिफ़िल करते हैं। एक एरोप्लेन चल रहा है, उसका मुंह खुला होगा, दूसरा एरोप्लेन आता है, वो मुंह के अंदर पाइप डालेगा और उसको गैस भर देगा उसके अंदर। आप देख सकते हो यहाँ पर मरने वाली है। उससे पहले एक एयरक्राफ्ट का वीडियो दिखा देता हूँ। 5% ही बची है, तो कभी भी बैटरी मर सकती है। तो मेरे कैमरे की बैटरी ख़त्म हो गई है और कुछ 2-3 मॉडल्स थे जो मुझे आपको दिखाने थे, तो मैं मेरे GoPro से शूट कर लेता हूँ। क्वालिटी में थोड़ा फ़र्क पड़ेगा, पर I should not miss this beautiful model. देखिएगा ऐसा पूरा नीचे से आता है, तो यहाँ से ऊपर उठा हुआ है। यहाँ से ऊपर लिफ्ट मिलती है उसको और आसमान में चला जाता है एयरक्राफ्ट। तो ये जो ड्रॉप टैंक्स है इसमें भरा जाता है केरोसिन, और इससे जो एयरक्राफ्ट की माइलेज है, नॉट अ माइलेज बट द ड्यूरेशन आवर्स इन एयर इंक्रीज किया जा सकता है। ये जो DRDO लक्ष्य है, ये एक पायलटलेस एयरक्राफ्ट है, तो जिसको आप ग्राउंड में बैठ के ही इसको टारगेट के लिए भेज सकते हो। और दूसरी बात ना, इसको उड़ाया जाता है बहुत ही लो लेवल पे, और जब चीज़ें लो लेवल पे उड़ती है तो वो रडार में डिटेक्ट नहीं हो सकती, और इसमें कोई ह्यूमन लॉस भी नहीं होगा। तो आपने ये जो आपका ड्रोन है उसको उड़ाया टारगेट के नज़दीक, और फिर उसको बॉम्ब से टारगेट कर दिया। बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट होता है। मैंने एक हॉलीवुड की मूवी देखी थी जहाँ पे मैं वो USA से बैठ के गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर अपने जो टारगेट होता है उसको वो मार गिराते हैं, एंड उसकी जो एक्यूरेसी है वो 1 मीटर की होती है, मतलब 3 फीट। इसका मतलब कि आप सोचो मैं यहाँ पे हूँ तो बॉम्ब मेरे 3 फीट के अंदर कहीं भी गिरा सकते हो, इतनी एक्यूरेसी इनके पास होती है। मुझे नहीं पता है लक्ष्य की एक्यूरेसी कितनी होती है, पर वहाँ लिखा गया है कि लक्ष्य 2 भी लॉन्च किया गया है और वो इससे बेहतर एंड मोर रिफाइंड है। तो हमें जो भी टूरिस्ट पॉइंट्स थे वो सब पॉइंट्स हमने वाइज़ाग में देख लिए हैं। जो थे वो 4 म्यूज़ियम और समुद्र का किनारा, तो सब हमने घूम लिया है और अभी बचे हैं 11:40। तो मेरे पास 2 चॉइस थी, एक कि मैं यहीं रह जाऊं, और एक बहुत अच्छा होम स्टे भी मिल गया जहां मैं गाड़ी पार्क की थी उसके बाजू में ही था। कल रात को ढूंढने पर भी नहीं मिल रहा था और आज ऐसे ही मिल गया। और दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं निकल जाऊं हमारी अगली डेस्टिनेशन पुरी की ओर। मैं आज पुरी नहीं पहुंचूंगा, उससे पहले एक झील आती है, चिल्का लेक या चिकला लेक ऐसा कुछ नाम है। तो वहाँ के बाजू में एक टाउन है जिसका नाम है रामबा। तो मैं रामबा का लोकेशन गूगल में डाल रहा हूँ अभी,
और देखते हैं हम कहाँ तक पहुँच पाते हैं। तो गूगल बोल रहा है 5 घंटे 19 मिनट, मतलब 7 बजे तक तो पहुँच ही जाएंगे। तो आई गेस दिस इज़ व्हाट वी शुड डू। अभी हम निकलेंगे, रास्ते में कहीं पर लंच करेंगे।